प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना, मतलब विजयवाड़ा से आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और ये कुंडली बड़ी अच्छी बनी है। कुंडली अच्छी बन जाती है तो हम बहुत हद तक इस बात को समझ जाते हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, व्यक्ति जिस भी क्षेत्र के लिए आगे बढ़ना चाहता है, जो भी अपने जीवन में उसने लक्ष्य बनाए हैं, वो सफल होने वाला है। ये मूल सिद्धांत है कुंडली का। कैसा है ग्रहों का प्रभाव इनकी कुंडली में, ये जानेंगे। सबसे पहले समय का नुकसान ना किए बिना आप चाहे जैसे जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में वैदिक ज्योतिष को शामिल करके देखिए। आग्रह अनुनय विनय पूर्वक ये बात कहता हूँ। और वो होगा धर्म के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से, ज्योतिष शास्त्र में अपनी कुंडली को समझ के। अपनी कुंडली को समझने से आपको अपने बारे में ही ऐसी कई बातें पता चल जाती है जो आप जानते ही नहीं हैं, और ऐसे कई कारण पता चल जाते हैं जो आपको हर बार आपके मन को प्रश्न में डालते हैं, है ना। इस वजह से जीवन में सब काम तो चल ही रहा है, सारे काम हो रहे हैं, पर जब जब हमें कुंडली दिखाने की आवश्यकता महसूस होती है, हम उसमें कई बार आज का काम कल पे टाल देते हैं। चलो बाद में दिखा लेंगे, अभी तो सब ठीक ही है। चलो बाद में दिखा लेंगे, अभी तो सब ठीक ही है। ये कली का प्रभाव है। और जब ऐसे विचार दिमाग में बन रहे हों तो ये बात समझ लेना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव बहुत ही तीव्र गति से आपके ऊपर हावी हो रहा है, और उसमें से आप ज्योतिष शास्त्र से अलग जा रहे हैं। तो कई बार आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ छोटी से छोटी बात बहुत गंभीरता से और बड़ी से बड़ी बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं। पंचांग बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और हम इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जन्म हुआ है जातक का चैत्र माह में। ऐसे लोग जो चैत्र माह में जन्मे होते हैं वो व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आरंभ में थोड़े बहुत आलस्य से युक्त होते हुए देखा भी जाता है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं उनका बल बढ़ता है, और उनके बल के बढ़ने के कारण सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र ये सब बलवान होते हैं और व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक भी बनाते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चंद्रमा बनते हैं धन भाव के स्वामी। मतलब चंद्रमा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, अभी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तो धन त्रयोदशी होगा, है ना। आज है ना, सुबह में आपको कार्यक्रम मिल रहा है द्वादशी त्रयोदशी। तो ये है, क्या कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को व्यवस्थित बनाते हैं। और व्यवस्थित कैसे? तो उसका मन व्यवस्थित है, उसका चित्त व्यवस्थित है, वो सावधान है ना। उसके जीवन में समरसता है, परोपकार है, दया है, सहिष्णुता है, धर्म है, ज्ञान है, नौकरी है, पद है, अच्छा पद है ना। और वो आभूषणों से युक्त है, सुंदर राजकुमार की भांति स्वर और स्वरूप दोनों ही उसके होते हैं। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और हर जगह वो अच्छे बैठे हैं। यहाँ तो दिग्बली हो गए हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि जिस नक्षत्र में बैठे, जिस राशि में बैठे हैं, इस राशि का अधिपति एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के उच्च के सूर्य के साथ लाभ भाव में बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहा है। और वो भी संपूर्ण परिणाम देंगे क्योंकि शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं। बस व्यक्ति अपने आप को डेविएट ना करे तो वो हर एक लक्ष्य का निर्धारण अच्छे तरीके से अगर वो जो भी कर रहा है 100% व्यक्ति उसमें सफल होगा। केंद्र में चतुस्सागर नामक राजयोग बना हुआ है जो व्यक्ति को संपूर्णतया सभी लाभों से युक्त करने वाला हो जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ध्यान से समझेंगे तो अगर सूर्य उच्च के नहीं होते कुंडली में, नवमांश में भी दशम स्थान की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं और दशमांश चक्र में भी लाभ भाव के स्वामी होकर के शुक्र के साथ बैठे हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमांश चक्र बहुत अच्छा बना क्योंकि यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। और लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, कन्या राशि में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में और बुध की राशि में। तो जरा ध्यान से देखिए, तो सूर्य का नक्षत्र हुआ, सूर्य कहाँ हो गए? उच्च के हो गए।
और किसके राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में। बुध कहाँ हो गए? एकादशवें भाव में। तो सूर्य और बुध मतलब नक्षत्र के अधिपति और राशि के अधिपति दोनों की मैत्री है और दोनों एक साथ युति में हैं। इस वजह से ये कुंडली को दोहरी तेहरी चतुर्गुणित वृद्धि देने वाली हो जाती है। ये बहुत सामान्य बात नहीं है कि लग्न के नक्षत्र और राशि दोनों एक साथ बैठे हों। ये अपने आप में ही एक महान राजयोग बन जाता है। और ऊपर से जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति तो चलो ठीक है, वो तो मैंने बताया, पर यहाँ चंद्रमा दिग्बली है तो धन भाव का स्वामी दिग्बली है। किससे दृष्ट है? तो धन का सुख कैसा है? क्योंकि जिस भाव की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं, धन भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो धन भाव के स्वामी में चंद्रमा पे विशेषतः बात बता रहा हूँ। तो चंद्रमा एक तो नक्षत्र के स्वामी बलवान हो गए और चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का स्वामी दिग्बली है। चंद्रमा धनेश दिग्बली हो गए। और जरा ध्यान से देखिए तो जहां धन भाव के स्वामी बैठे हैं उससे चौथे घर में गुरु हंस योग लगा रहे हैं और जहां धन भाव के स्वामी बैठे हैं उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि जा रही है जो अपने आप में ही उच्च के हैं। और चंद्रमा जो धन भाव के स्वामी होते हैं जहां बैठे हैं उससे दशम स्थान में मंगल देव बलवान होकर बैठे हैं क्योंकि गुरु के प्रभाव में है और शुक्र से केंद्र में है। केंद्र में तीन शुभग्रह बैठे हैं, चंद्रमा शुभग्रह, गुरु शुभग्रह और शुक्र शुभग्रह। तीन शुभग्रह 75 से 80% तो बल ऐसे ही कुंडली को मिल जाता है। जरा ध्यान से समझिए, लग्न के अधिपति लाभ में, लाभ के अधिपति लग्न में। लग्न पे राहु कुंभ राशि में बैठ करके भाग्य भाव में केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः सतोषतः, केंद्र और त्रिकोण के राहु व्यक्ति को यश, कीर्ति, राज्य और पद देने वाले होते हैं। तो जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उन्हें देख रहा है और जहां बैठे हैं ये त्रिकोण भाव है, जहां बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात हो जाती है। नवांश चक्र में वो राहु भाग्य भाव में, तो कितनी अजीब बात हो गई कि यहाँ मित्रस्थ होकर के बैठे थे, यहाँ और भी ज्यादा मूल त्रिकोणस्थ हो गए और दशमांशा चक्र में वो पंचम भाव में फिर से वापस इसी राशि को प्राप्त कर लिए। अब इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो मैंने एक झटके में आपको जो बात बतानी थी वो बता दी कि कुंडली को इतना ज्यादा नेचर मिला हुआ है ग्रहों का। और ग्रह क्या है? भगवान के आशीर्वाद। क्या है? भगवान के आशीर्वाद। तो कैसे? तो सूर्य भगवान राम जो उच्च के हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण जो दिग्बली हैं, मंगल नृसिंहावतार जो लग्न में बैठ करके व्यक्ति के अंदर साहस का संचार कर रहे हैं, बुद्ध बौद्धावतार जो व्यक्ति के कंसंट्रेशन को फुलफिल कर रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं, एक निर्णय लेने की क्षमता और तर्क बल के साथ व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भगवान का वामनावतार ये बहुत बलवान होकर बैठे हैं, कोई झंझट ही नहीं है, हंस योग लगा रहे हैं। उसके बाद शुक्रदेव जो परशुराम अवतार होते हैं जो उच्च के हैं। उसके बाद शनिदेव जो कक्षप अवतार होते हैं जो भाग्येश होते हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो गुरु से दृष्ट है। इनका त्रिकोण ठीक है यहाँ भी, इनका त्रिकोण यहाँ भी ठीक है। तो शनि जो इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, अष्टमेश होते हैं, जिस राशि में बैठे हैं इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट सूर्य उच्च का, इससे नवम भाव की स्थिति बलवान, इससे पंचम भाव की स्थिति बलवान, तो शनि बलवान हो गए। राहु भी बली है और केतु तो हैं ही। तो एक झटके में आपने ग्रहों को ऐसे समझ लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है, लेकिन इसके जो स्वामी देवता होते हैं वो अर्यमा नाम के पितर होते हैं। इस हिसाब से व्यक्ति को श्वेत आक की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, भगवान शिव को श्वेत आक अर्पित करना चाहिए, बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए, साथ ही साथ धूनी और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लाल चंदन की माला, ब्राह्मणों का आदर, गायों की सेवा और माता के साथ अच्छे संबंध, पिता के साथ कोई कंफ्यूजन ना रहे, पिता बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहे और बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्ताना माहौल घर में बने। इसके साथ साथ अगर हो सके तो नित्य गायों की सेवा होती रहे, नित्य गायों का दर्शन होता रहे, गाय को वस्त्र अर्पित करिए। पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, नीम का वृक्ष भी लगाया जा सकता है। इस कुंडली में चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के हैं, आप सहतूत के वृक्ष भी लगा सकते हैं अपने हाथों से। अब इससे ज़्यादा बढ़िया आपको जो संतुष्टि मिलती है वो वृक्ष काट करके ज़्यादा मिलती है या वृक्ष लगा करके मिलती है? सवाल उठता है। हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत और दर्शन ऐसा, जहां हर एक वृक्ष को लगाने के बाद आपको अंदर से इतना आनंद आता है ना, जल बचाने के बाद आपको इतना आनंद आना चाहिए, गायों की सुरक्षा करने और उसमें उद्यम करने के बाद आपको इतने अंदर से इतना आनंद आना चाहिए, ऐसा लगेगा जैसे मैंने कितना बढ़िया काम किया है। तो ऐसी चीज़ें अपने जीवन में डालने की आवश्यकता है। आप चाहे कितने सफल हो जाएं, अगर ये जीवन में नहीं है तो फिर वो भूसा है, कुछ नहीं है उसका। भूसा भी किसी काम आ जाता है, पर आपका तो जीवन ऐसा किसी भी काम का नहीं होगा अगर आप पर्यावरण के प्रति, गायों के प्रति, माता पिता के प्रति, संस्कारों के प्रति, परंपराओं में विश्वास के प्रति आप अगर थोड़े भी कमज़ोर
हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि नुकसान है ना। फिर बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े इंजीनियर बन जाएं, फिर क्या ही फायदा, ऐसी बात है। तो ओम अर्यम्णे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और इस मंत्र से अगर हो सके तो घर में क्या बोलते हैं कि गुलाब के फूल, कमल के फूल और तुलसी का बिरवा बागीचा भी लगाया जाए, इससे भी बड़ा फायदा होगा। ये कुंडली धर्म जितना साध करके करेगी उतनी ही आगे बढ़ेगी। जितना ज़्यादा नियमित होकर के ये कुंडली आगे बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। मतलब हमें अपने आप को एकदम बिल्कुल साध करके रखना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि गुरु आपके अच्छे हैं, आपका सूर्य अच्छा है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य बलवान होते हैं, अच्छे होते हैं, उसका चारित्रिक पतन कभी नहीं होता है। वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता है। मांसाहार का परित्याग करना ही होगा। ये अपने पिता को काट कर खाने के बराबर होगा। सच्ची बात बोल रहा हूँ और बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। मांस खाना मतलब पिता का मांस खाना। इस कुंडली में दूर दूर तक कहीं से भी धूम्रपान, नशा, व्याभिचार और चारित्रिकहीनता का कोई दोष और घूसखोरी, साथ ही साथ ऊपरी आमदनी के बारे में सोचना आपको करोड़ों मील पीछे लेके चला जाएगा। उतनी मील पीछे जैसे कर्ण के बाण चलते थे तो अर्जुन के रथ कितने मील पीछे जाते थे, जबकि तीनों लोगों का भार लेकर के बजरंगबली स्वतः विराजमान थे। और उनका रथ कौन हाँक रहा था? स्वयं साक्षात तीनों लोगों का प्रभुत्व, शासन जिसके हाथों में होता है वो भगवान कृष्ण, उसका रथ हाँक रहे थे। नर और नारायण एक ही रथ पे विराजमान है। तीनों लोगों का भार लेकर के स्वतः बजरंगबली विराजमान है और उसका रथ भी पीछे जा रहा था। तो ये कुंडली को नुकसान कर देगा। तो कैसे नुकसान करेगा? जब चारित्रिक पतन होगा, है ना। और एक बात बड़ी अद्भुत है, जब सारथी की बात आ गई तो, कि जो रथी होता है, मतलब जो रथ पे सवार होता है, और जो सारथी होता है जो रथ को खींचता है, आगे लेके जाता है, जिसके हाथ में लगाम होती है, रथी सारथी के मस्तक के पिछले भाग पे घुटने से प्रहार करता है। क्योंकि बोलेगा नहीं बाएं ले चलो, दाएं ले चलो, आगे ले चलो, तो वो घुटने से प्रहार करता है। तो भगवान जो नारायण थे वो नरस्वरूप अर्जुन के घुटनों के प्रहार तक सहे हैं। और पीछे घुटने पर ना कोई मारे तो बड़ा चोट लगता है, बड़ा बहुत बुरा लगता है। तो भगवान ने उस सबसे खराब चोट को अपना श्रृंगार बनाया और अर्जुन के घुटने की चोट सही। बार बार पीछे से अर्जुन उनको ठोकते थे। बाएं चलना होता था तो बाईं तरफ ठोकते थे, दाएं चलना होता था तो दाईं तरफ ठोकते थे, सामने चलना होता था तो सामने ठोकते थे। बड़ी लीला है भगवान की। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि हमें अपने मन को ऐसे नियंत्रित रखना है जहां बिल्कुल ही भटकाव ना हो और व्यवस्थित जीवन, क्योंकि ये दिनचर्या है। यहाँ से आप नित्य प्रतिदिन के बारे में विचार करते हैं और ये आपका पद है और ये आपका मन है और ये आपकी ऊर्जा, तो सारे तो आपकी कुंडली के केंद्र में आ गए। इनका बल कहाँ से मिल रहा है? दशमांसा चक्र में लग्न में शनि उच्च के अनुशासन दे रहे हैं। दशमांसा चक्र में उच्च की राशि से तुरंत ही बैठे हैं। जिस भाव में मंगल बैठे, इस भाव का अधिपति उच्च का है पंचमेश होकर के। यहाँ अर्थ होगा कि जरा ध्यान से देखें तो सप्तम भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के स्वामी लग्न में, और बुध स्वग्रही। लग्न में शनि उच्च के हो गए। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख लिए। ये व्यक्ति को ही भाग्यशाली नहीं बनाते हैं, अपितु पिता को भी भाग्यशाली बनाते हैं। बड़ी गहरी बात है। सूर्य और शुक्र बैठे हैं, मतलब कंसंट्रेशन है। अगर शुक्र यहाँ स्वग्रही नहीं होते और सूर्य यहाँ नहीं बैठे होते, सूर्य अगर बैठे तो थोड़ा फेल्योर दिखाते हैं, पर शुक्र बैठे इस वजह से इस बात की निश्चिंतता हो जाती है कि व्यक्ति निश्चित रूप से उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही जगह पे है, उसने अपने लक्ष्य का चयन सही किया है। तो बड़ी संस्थाओं में पढ़ना, बड़े लोगों से मिलना और बड़ी नौकरी प्राप्त करना। अब जरा एक बात और करिए, यहाँ गुरु स्वग्रही थे और यहाँ गुरु कहाँ बैठे हैं? स्वग्रही, यानी कि गुरु वर्गोत्तम हो गए। तो शास्त्र में बात क्या आई? व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। तो ध्यान से देखें तो आपकी कुंडली में गुरु वर्गोत्तम हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए तो शुक्र यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ मित्र की राशि में हो गए, और उनके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं जो इनका बल बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में, यहाँ वो मीन के चले गए, यानी कि यहाँ से सप्तम भाव में की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा भी ठीक हो गए। मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में वृष राशि में बैठे हैं, यहाँ मिथुन के बैठे हैं, यहाँ वो 12वें जा रहे हैं, इस वजह से सूर्य के साथ। तो हो सकता है कि दाम्पत्य में कभी कभी पत्नी से मतभेद दिखाई दे,
तो यहाँ पे मंगल के बारे में बात हो गई। बुध स्वग्रही, यहाँ भी बुध उच्च के ग्रह के साथ अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे थे दोनों ग्रह, यहाँ वो बलवान हो गए। शनि जैसे मित्र के साथ बैठे हैं और गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए तो बुध बलवान हो गए, तो बुध बली हो गए, यानी कि बुध की यात्रा, बुध की दिशा, ये सब चीजें ठीक हो गई। उसके बाद राहु यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं और यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु भी आपकी कुंडली में ठीक हो गए। तो बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये सारे ग्रह सद गए कि नहीं सद गए? इस हिसाब से कुंडली को बलवान, बहुत ज्यादा बलवान कहा जाएगा। अब जरा कुंडली को समझते हैं सूर्य के हिसाब से। तो सूर्य बैठे हैं 4 अंश 33 कला अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए, गुरु का प्रभाव सूर्य के ऊपर है, इस वजह से बहुत अच्छी बात होगी। नवमांसा चक्र में भी सूर्य और दशमांसा चक्र में भी सूर्य देव आपके पक्ष में है, जो धनदायक बन रहे हैं, जो धन देंगे और आपके आत्मविश्वास की वृद्धि के सूचक बन रहे हैं। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं 9 अंश 30 कला के साथ। दिग्बली होकर के गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग, दो तरीके से, लक्ष्मी संपन्न योग, लक्ष्मी नारायण योग, कई तरीके का चतुस्सागर नामक राजयोग बना रहे, महाधनी योग, है ना, बहुत सारे राजयोगों का निर्धारण चंद्रमा कर रहे हैं। जबकि नवांश चक्र के आधार पर भी वो आपके जीवन में एक सधी हुई मानसिकता के साथ सदा हुआ लक्ष्य और बहुत अच्छे तरीके से साध करके उसे प्राप्त करने का बल प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा नवांश के बाद दशमांसा चक्र में भी पिता से सुख, माता से सुख, पिता के लिए और माता के लिए भाग्यशाली साबित करा रहे हैं। मंगल देव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर लग्नेश और लाभेश का जो परिवर्तन है वो महान परिवर्तन राजयोग बनेगा। मैंने बात कही थी, ग्रह जब आपस में बदल रहे हों तो वो सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। विपरीत राजयोग हो तो विपरीत स्थिति से व्यक्ति को उठा करके राजयोग का फल देगा। परिवर्तन राजयोग हो तो एक ग्रह और दूसरा, अब दोनों मिलकर के व्यक्ति के जीवन में लीला करेंगे, अटखेलियां करेंगे। तो ये ग्रह जो मंगल हैं, जो नृसिंहावतार हैं, और जो बुध हैं, जो भगवान का बौद्धावतार है, तो कंसंट्रेशन के साथ एनर्जी जुड़ेगी और ये जोड़ व्यक्ति के लक्ष्यों का प्राप्त कराएगी। इसका अर्थ होगा कि मंगल और बुध का जो परिवर्तन राजयोग होगा वो व्यक्ति को महाभाग्यशाली भी बनाएगा और चैतन्य भी बनाता है। एनर्जी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी लगेगी, अच्छे लोगों से मैत्री होगी, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, व्यक्ति की विश्वसनीयता समाज में बनी रहेगी, दबदबा बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा में कभी कोई भूचाल नहीं आएगा, कभी सरकारी तंत्रों से नुकसान नहीं होगा। हाँ, और निर्णय बिल्कुल सही होगा। थोड़े बहुत निर्णय विवाह को लेकर के गड़बड़ हो सकते हैं, हमें वहां सावधान होना होगा। बुधदेव जन्म कुंडली में 6 अंश 42 कला के साथ बैठे हैं। अगर मंगलदेव गुरु से दृष्ट नहीं होते तो गड़बड़ी होती, लेकिन राहु से दृष्ट है, इस वजह से अकेलापन और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे। जबकि गुरु से दृष्ट होने के कारण कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं 6 अंश 42 कला के साथ, अश्विनी नक्षत्र में केतु से दृष्ट हैं और केतु देव बैठे हैं मघा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है, तो ऐसे कोई बात खराब वाली नहीं है। तो बढ़िया है कि सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं। नवांश चक्र के आधार पर बुध की दशा में मन बड़ा लगेगा काम करने में, और दशमांसा चक्र के भी आधार पर भाग्य का सुख मिलेगा और व्यक्ति ऊंची शिक्षा, ऊंची नौकरी, ऊंचा पद, विदेश गमन, विदेशी यात्रा, विदेशी तकनीक, विदेशी भाषाएं, बाहर रह जाना, बाहर बस जाना, बाहर से धन कमाना, ये सब बुध करेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 27 अंश के बैठे हैं। आत्मकारक ग्रह वही होंगे जो आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं, पर सामान्य बात है थोड़ी बहुत गड़बड़ी। यहाँ गुरु चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली बनी है तो सप्तम भाव बाधक भाव होगा और सप्तम भाव में बैठा ग्रह बाधक होगा। राहु और केतु से प्रभावित होने के कारण मंगल जो जन्म कुंडली के रोगेश हैं वो लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, केतु की दृष्टि है और इस वजह से गुरु, मंगल और केतु जब कभी एक्टिव होंगे, जिसमें गुरु ज्यादा, उसके बाद केतु और उसके बाद मंगल, ये तीनों व्यक्ति को नुकसान भी करेंगे। मतलब गुरु की दशा में कई बार चीजें अटकेंगी, जैसे स्वास्थ्य के कारण, जैसे कई बार जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ना मिल करके थोड़ा कम मिले, तो ये गुरु की दशा में थोड़ी निगेटिविटी भी देखने को मिले। हालांकि ग्रह वर्गोत्तम है तो वर्गोत्तम होने के कारण बलवान होगा और लगभग रिवाइव कर जाएगा, है ना। तो ग्रह रिवाइव करेगा तो क्या होगा, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, माता पिता, दाम्पत्य, परिवार, पड़ोसी, इन सबसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे।
नक्षत्र के हिसाब से अगर बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। सूर्य अगर उच्च के नहीं होते तो अच्छा नहीं होता, पर उच्च के हैं, इस वजह से सामाजिक समरसता, एक अच्छा दाम्पत्य भी मिलेगा। पर यहाँ पे दर्शन कभी कभी टकरा सकते हैं क्योंकि केतु का प्रभाव है, इस वजह से थोड़े बहुत असमंजस की स्थिति भी गुरु की दशा में केतु और गुरु की दशा में मंगल देते हुए नजर आएंगे, जो अभी गुरु आएंगे मतलब राहु के बाद 2043 में। शुक्रदेव आपकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, वो व्यय देंगे और कई बार आपके अंदर कामुकता भरेंगे क्योंकि मंगल से केंद्र में है और कभी कभी दाम्पत्य में परेशानी देते हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि शुक्र के ठीक सामने अगर चंद्रमा बैठे हों तो सुंदर दाम्पत्य तो होता है पर उसमें कलेश भी दे देते हैं और दिग्बली होने से अलग जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे दिग्बली होते हैं पर इसके जस्ट अपोजिट बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा सा बल कभी कभी कमजोर करेंगे, जो कभी कभी आपके करियर को डिफ्यूज करेंगे, डेविएशन में लेके जाएंगे, कंफ्यूजन में लेके जाएंगे। हमें अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ही सटीक होना है, जो लक्ष्य बना लिया है उस पर टिक करके रहिए, उसमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इंजीनियरिंग हो जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाए, ये सारी चीज़ें, मतलब जो क्या बोलते हैं एविएशन सेक्टर हो जाए, जिसमें बैठ करके भाषाओं की जो है वो खेल खेली जाती हो, वो क्षेत्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपकी कुंडली के शुक्र। शनिदेव आपकी कुंडली में उलट करके परिणाम देंगे, मतलब कभी कभी मेहनत भी करवाएंगे। हालांकि तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव में केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, इस वजह से शनि, केतु, मंगल और गुरु, ये चार ग्रह कभी कभी निगेटिव परिणाम भी देने वाले बनेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान गुरु के कारण हो सकता है। दूसरे नंबर पे केतु, तीसरे नंबर पे शनि और चौथे नंबर पे मंगल होंगे, है ना। तो ये हो गए ग्रह शनि। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, राहु को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। राहु और अच्छे हो सकते थे कब? जब इन पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती। भाग्य भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो कई बार अष्टमे सोने से दोषयुक्त होंगे। राहु और केतु के संपर्क में है, इस वजह से थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। आयु लंबी है पर बीमारी भी हो सकती है, वात जनित परेशानी, पेट जनित परेशानी, कंधे और कमर में दर्द की शिकायतें, ये सब कुंडली को परेशान कर सकती हैं, मतलब हमें यहाँ पे सावधान रहना होगा। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को बूढ़ा करके मारता है। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली के अष्टमे जब केतु के संपर्क में हो तो व्यक्ति को वक्त के हिसाब से उसके अंदर धर्म का प्रभाव या प्रवाह जीवन में देखा जाता है। मतलब आरंभ में कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति धार्मिक हो, पर बाद में धीरे धीरे चलता हुआ वो अपने आप को अपने धर्म शास्त्रों से जोड़ता हुआ नजर आता है। नक्षत्र आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी में दान करना अच्छा रहेगा। पुनर्वसु अच्छा है, और उसके बाद आर्द्रा भी ठीक है। रोहिणी, मृगशीरा, उत्तराषाढ़ा, स्वाति, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। चंद्रमा दिग्बली है, अगर विवाह करना हो तो कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न और साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न की जातिकाओं से विवाह हो। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूर्व दिशा की तरफ, विवाह करना हो उत्तर दिशा की तरफ, मैत्री करनी हो तुला और कुंभ वालों से, शत्रुता ना करे मेष, सिंह और धनु वालों से। गुरु की दृष्टि लग्न, लाभ और पराक्रम पे है, तीनों ही जगह पे वो अच्छा परिणाम देंगे। जबकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, वो कभी कभी मंगल की दशा में जब शुक्र का अंतर होगा तो कामोत्तेजक भावनाओं की वृद्धि होगी। मतलब मंगल और शुक्र जब एक साथ एक्टिव होंगे तो मन को आंदोलित करेंगे और मन में बहुत सारे ख्याल डालेंगे। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, व्यक्ति धनवान होगा और अपने दशा काल में शुक्रदेव धन भी प्राप्त कराएंगे और इकट्ठा भी करवाएंगे। सूर्य और बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, तार्किक होगा और बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला भी होगा। इस हिसाब से व्यक्ति का लक्ष्य और व्यक्ति के जीवन में जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। शनिदेव जन्म कुंडली में पंचम भाव पे उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। शनि, सूर्य सबकी दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, राहु भी देख रहे हैं, इस वजह से संतान से मतभेद न रखें। ऑपरेशन हो सकता है। शनि और सूर्य की दशा में पथरी, स्टोन कई बार बढ़ जाती हैं, ये चीजें होती हैं। घुटने के क्या बोलते हैं कि कई बार वो पेट में जो चीजें होती हैं, पेट का नुकसान होता है, ऐसा। आंखों की समस्या कई बार हो जाती है, नेत्रों से पानी आने का खतरा, आंखों पे चश्मे लग जाए, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। चंद्रमा महादशा में ठीक जाएंगे। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु 100% आपके लिए बहुत अच्छे हैं। राहु, सूर्य, केतु, शुक्र, बुध और शनि ये आपसे प्रैक्टिकल बिहेवियर रखेंगे, मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही वो परिणाम देंगे। महादशाओं के आधार पर गुरु की दशा, मंगल की दशा, शुक्र की दशा और काफी हद तक अगर बात करते हैं तो
गुरु, मंगल और शुक्र की दशा के साथ चंद्रमा लाभ देंगे भवन, भूमि, वाहन से संबंधित चीजों में, मतलब सांसारिक सुखों में लाभ होगा। राहु की दशा में हमें पिता के साथ और माता के साथ संबंधों पे ध्यान देना होगा, हमें उनको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं करना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये विश्वास रहे, मतलब हम अपने आप को भ्रम में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि होता है बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम वाली बात हो जाती है। सारी चीजें विपरीत जाती हैं। 90% तक व्यक्ति सफल होता है, 10% तक के लिए असफल हो जाता है। इस वजह से पूरा 110 मेहनत करें और बार बार चीजों को पढ़ें। रिपीटेटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना होगा, एनालिटिकल व्यू रखना होगा, एनालाइज करें चीजों को, बार बार मेमोराइज करें और गलत मैत्री से बचें। टेक्निकली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है, स्मार्ट मेहनत कैसे करना है, इस बात का फोकस बढ़ाना होगा। साथ ही साथ संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अरिष्ट चक्र के आधार पर हमें पेट का विशेष ध्यान देना है। पाचन तंत्र बाहर का सामान नहीं सह पाएगा। गुरु का प्रभाव है, इस वजह से मैं ये बात तो कहूंगा कि ऐसे कोई बड़ी बीमारी का खतरा नहीं होगा। अकाल मृत्यु वगैरह का दोष आपकी कुंडली में 100% बिल्कुल भी नहीं है। लंबी आयु का वरदान आपकी कुंडली में शनि और राहु दे रहे हैं और मोक्ष का योग जन्म कुंडली में गुरु लगा रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जितनी देर तक भगवान को जपेगा उसके पास तुरंत ही भगवान के प्रभाव दिखने लगेंगे, आभास जल्दी हो जाता है। देवलोक से आया मोक्ष की गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि गुरु अच्छे हैं, केंद्र में बैठे हैं। और गुरु केंद्र किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति। केंद्र में गुरु बैठे हो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। लग्न में मंगल बैठे हैं तो पराक्रम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीजें हैं। अब इस कुंडली में मैं क्या बता सकता हूं? सूर्य को बलवान बनाना होगा नियमित दिनचर्या का पालन करके। चंद्रमा को बलवान बना सकते हैं, यहां भी नियमित दिनचर्या के साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके अपने वर्तमान पे फोकस आपको बढ़ाना चाहिए। मंगल को बलवान बना सकते हैं बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करके। बुध को बलवान बनाएंगे गणेश जी को दुर्वा अर्पित करके। शुक्र देवगुरु बृहस्पति को ठीक करेंगे पिता और माता का आदर, ब्राह्मणों का और गायों के प्रति समादर का भाव रख के। शुक्रदेव और शनिदेव को बलवान बनाएंगे अनुशासन और ब्रह्मचर्य का पालन करके। शनिदेव को बलवान बनाने के साथ साथ राहु और केतु आपकी कुंडली में ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। विवाह को लेकर के सबसे ज्यादा अगर संशय होगा तो राहु की दशा में, हालांकि वो अभी समय बहुत ज्यादा है, अंतिम दशा में विवाह होने की स्थिति बनेगी। कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा पत्नी के साथ। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात कह दूं तो शुक्रवार और बुधवार का अच्छा रहेगा। अंक 1 और 4 अच्छे रहेंगे। जिस भवन में आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा उत्तरी फ्रंट का, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब दिशा मैंने बता रखी है। नवमांसा चक्र पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं, क्योंकि वहां से मुझे चिंताएं थोड़ी दिखाई दे रही हैं जैसे कैसे। हालांकि ये शुभकर्त्री में है तो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पर फिर भी गड़बड़ क्या है, यहाँ सूर्य और मंगल का बैठना। थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है वो यहाँ पे केतु कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे राहु के कारण हो रहा है। भाग्य में है। इसका अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठा, 12 में। हालांकि शुभग्रह होकर के अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं तो विशेष चिंता की बात नहीं होगी, पर संतान वगैरह कृतज्ञता ये सब पे फोकस हमें बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दशमांसा चक्र में क्या अच्छा बन रहा है? दशमांसा चक्र में अच्छा बन रहा है कि लग्न में शनि उच्च के हैं और दशम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। दशमांसा चक्र में अच्छा है बुध का यहाँ बैठना और थोड़ी बहुत गड़बड़ी दशमांसा चक्र में यहाँ सूर्य कर रहे हैं, जबकि शुक्र ठीक बैठ रहे हैं। दशमांसा चक्र में धन भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना, लग्न चक्र में धन भाव के स्वामी का दिग्बली होना, दशमांसा चक्र में लग्न धन भाव के स्वामी का स्वग्रही होना। इसका अर्थ होगा कि पिता, माता, पैतृक संपत्ति, कुटुंब और पैतृक संपत्ति से लाभ व्यक्ति को सदैव होता रहेगा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, इस पर मैं विश्वास कर सकता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।